ओके, सो हम अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। और मैं जो है आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोनेंट्स का ही टॉपिक है, और कंपोनेंट्स को हम थोड़े से एडवांस लेवल पर जाकर पढ़ेंगे। और अब थोड़ा सा ना इस वीक हम डिजाइनिंग के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए दोनों चीज़ों को मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि एक साथ इतने सारे जो है बोरियत वाले कॉन्सेप्ट भी नहीं आए। और उसके बाद जो है अ, जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स के पे भी जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा से कोर कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे। अभी तक नेक्स्ट डे से स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे हम। एक दफ़ा हम पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाना सीख जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर नेक्स्ट के ऊपर इस काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो मैं जल्दी से जो है अपनी एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ, स्टार्ट करके उसको रन कर लेता हूँ। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपनी जो है जो हम पेज और TSX की फाइल बनाते हैं उसके साथ हम CSS को अटैच करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैच वन वाले फोल्डर में आके राउट्स वाले फोल्डर के ऊपर रहते हुए ही माई ऐप पर आ जाते हैं। या एक काम करते हैं, आज एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर जो है हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, सिंपल न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं। किस क्या अभी हम किस नाम से बना चले, हम स्टाइलिंग के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग के नाम से जो है एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर आऊंगा और जल्दी से अपनी एप्लीकेशन को जो है मैं यहाँ पर बना लूंगा। ठीक है, जब तक हमारी एप्लीकेशन बनेगी जब तक कुछ चीज़ों को भी हम देखेंगे। npx create next app @ लेटेस्ट, और इस कमांड को जो है मैं यहाँ पर जल्दी से रन कर दूंगा। उसके बाद ये थोड़े से मुझसे क्वेश्चंस पूछेगा और उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक कंपोनेंट्स है। जी, कंपोनेंट्स को भी हम थोड़ा सा देखेंगे और इसके बाद हम लोग स्टाइलिंग को भी देखेंगे। कंपोनेंट्स मतलब ये है कि स्टाइलिंग करते वक्त ही हम कंपोनेंट्स को एक दफा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी में पढ़ा था, तो आज हम लोग थोड़ा सा स्लो स्लो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स के साथ हम लोग स्टाइलिंग करते हुए उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि भाई H1 लगाते थे और हम फिर दूसरे राउट पे जाते थे तो वहां पे लिखा हुआ आता था सिर्फ दिस इज अबाउट पेज, दिस इज प्रोफाइल पेज, दिस इज ब्लॉग पेज, तो सिर्फ इस तरह का लिखा हुआ आता था। बट आज हम थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करेंगे। और CSS में वैसे ही आप लोग एक्सपर्ट हैं तीनों, तो उसका तो जो है प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लोग CSS जिस तरह आप अप्लाई करना चाहें उस तरह अप्लाई करेंगे। बट टेलवेंट CSS अभी तक आप लोगों को नहीं आती है, तो टेलवेंट CSS हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताऊं, जब तक एप्लीकेशन सारी हमारी रन हो रही है, चल रही है, जब तक चल रही है एप्लीकेशन, जब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताऊं, ये कि हमारा जो है जो टेलवेंट CSS है वो बिल्कुल CSS के ऊपर ही बनी है। मतलब टेलवेंट CSS बेसिकली है क्या? अच्छा, इसको माई ऐप के नाम से रहने देते हैं। यस 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 यस, ऐप राउटर तो लाजमी यूज करते हैं, इम्पोर्ट एलियासेस नो, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। अच्छा, तो मैं जो यहाँ पर बता रहा था आप लोगों को वो ये कि टेलवेंट CSS के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा था। टेलवेंट CSS बेसिकली क्या है? टेलवेंट CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो सबसे जो मेन चीज है, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, जब हम टेलमेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। अभी वो सिर्फ मैं 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ कि हम टेलमेंट सीरीज को यूज क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे जो मेन वजह है ना, सिर्फ एक वजह बताता हूँ, सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि जब हम लोग नॉर्मल सीरीज यूज करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा जो दिमाग खपाने वाला काम होता है वो होता है क्लासेस नेम देना। क्लासेस के नेम चूज करना कि बार बार हमें अलग अलग उसको नेम देना, तो क्या नेम दें। अभी अब्दुल्ला ने भी बनाई होगी तो अब्दुल्ला को एक तरह से आइडिया हो गया होगा। अब्दुल्ला ने जो अभी एप्लीकेशन बनाई है, अब्दुल्ला आपने इसी तरह बनाई है ना? क्लास नेम और आईडी लगा देंगे। अच्छा, एक और सवाल जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, क्या हम क्लास और आईडी दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं, बट आई थिंक सो किसी ने इसी बैच से मुझसे पूछा था, गवर्नर हाउस के स्टूडेंट ने किसी ने पूछा था कि हम कैसे देते हैं क्लास नेम और वगैरह, तो उस टाइम मैंने उसको कहा था कि हम नहीं देते। उसकी भी वजह होती है कि मैं क्यों ऐसे मना करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मैंने इसलिए मना किया था क्लास नेम और आईडी हम क्यों नहीं देते। उस टाइम पर अगर आप लोग क्लास नेम और आईडी देते ना, आप लोग बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते। जी मैंने, अच्छा आपने पूछा था, ओके। एरर आ रहा था, एरर आ रहा था, तो आज सॉल्व करेंगे उसको और देख लेंगे कि कैसे जो है हमारा एरर आता है, कब आता है। और एरर देखा, इसी वजह से मैंने मना किया था कि हम यूज नहीं करते। एरर आ रहा था, फिर जब एक एरर आता है तो वो पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था कि हम यूज नहीं करते। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम जो है अभी नॉर्मल CSS का यूज करके एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके बाद फिर जो है हम टेलमेंट CSS के ऊपर भी आएंगे। अच्छा, मैं टेलमेंट CSS का एक फीचर बता रहा था आपको जिस वजह से हम यूज करते हैं।
सबसे मेन फीचर तो ये होता है कि भाई उसमें क्लास नेम हमें जो है बार बार नहीं देना पड़ता, हम डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। और एक और जो चीज उसके अंदर फायदेमंद होती है वो कि एक ही पेज पे हमारा सारा का सारा काम हो रहा होता है। इसके अलावा सबसे जो मैं कहता हूँ कि हम यूज ही टेलमेंट से इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो हमें जो हमारी मीडिया क्यूरी होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के अंदर, वो अपना पूरा रोल खुद ब खुद ही निभाती है। हमें कुछ भी नहीं अपना मत्था ख्वारी करनी पड़ती उसके ऊपर, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो खुद ही जो है हमारा पूरा जो हमारे रिस्पॉन्सिवनेस का कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सारा खुद ही अपने ऊपर लेती है और उसको करके बनाकर हमें दे देती है। कुछ चीजें उसके अंदर हमें देनी पड़ती हैं, वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे उसको करते हैं। बट टेलमेंट सीएसएस हमारे पास जो है एक इस तरह से बहुत इजीली वर्क कर जाती है। अच्छा, जब तक हमारी एप्लीकेशन बन रही है, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को कोडिएटिव का जो है वो एक वेबसाइट दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो कंपोनेंट्स का पता चल जाए एक दफा। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि कोडिएटिव का अगर मेरे पास अभी यहाँ पर कोड पड़ा हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना कोई अगर और मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है इस टाइम पर इसमें तो मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। रामियर्स का पड़ा हुआ है आई थिंक इस फोल्डर में, इस फोल्डर में नहीं है यहाँ इसमें बने हुए कंपोनेंट्स। ओके, तो मैं जो है दोबारा स्क्रीन आप लोगों के साथ रिज्यूम करता हूँ और इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, पहले आपका जो ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना, तो आप करेंगे कि वीएस कोड को डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर रहे हो। जब डाउनलोड कर रहे हो ना तो आपके पास वो ऑप्शन आपसे पूछता है, तो उस टाइम पर वो सारे के सारे ऑप्शंस को आप जो है टिक मार्क कर देगा ताकि आपका जो है वो ओपन विथ कोड का ऑप्शन दोबारा से आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, एक मेरे पास ये पोर्टफोलियो वेबसाइट पड़ी हुई है आई थिंक सो, जब मैंने बहुत पहले इसको बनाया था। खैर, इसके अंदर कंपोनेंट का मुझे एक जो है वो फोल्डर में एप्लीकेशन इस तरह की आप लोगों के सामने होती है, उसके अंदर मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट फाइल्स बनाई हुई। बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो ना तो मैं फोल्डर्स बनाते हैं इसके अंदर, तो अगर मुझे यहाँ पर कोई और मिल जाती तो मैं वो खोल लेता। बट अभी इसके अंदर मैं डायरेक्ट फाइल बनाई हूँ तो वो भी आपको अलग से प्रॉपर बनानी पड़ती है के नाम से, तो ये बनानी पड़ती है। अच्छा, मैं सिंपल अभी अबाउट का खोलता हूँ। तो अबाउट के अंदर की देखें, हमारे पास जो है इस तरह से टेलमेंट सीएसएस हम लोग देते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अबाउट अ कंपोनेंट है, ये कॉन्टेक्ट जो मेरी पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल है, कंपोनेंट्स के फोल्डर को मैं बंद करता हूँ। एसआरसी के फोल्डर के अंदर ऐप में आने के बाद मेरे पास जो मेन है ये देखें, यहाँ पर मैंने सिंपल सारे अपने जो है उसको इंपोर्ट करवाया हुआ है सबसे पहले ऊपर, और उसका मैंने यूज किया हुआ है। ये देखें, एट द रेट का साइन हम लोग यूज करते हैं और एट द रेट का मतलब होता है रूट एलिमेंट का। ठीक है, एट द रेट से भी हम यूज करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप यूज कर रहे हैं तो उसी से हम लोग करेंगे। अच्छा, हमारी एप्लीकेशन भी साथ साथ बन रही है, तो ये चीज समझ में आ गई। देखें, अब मुझे मिसाल के तौर पे नेव बार के अंदर जाकर कुछ चेंजेस करनी है, होता है इसलिए कि वो चंक ऑफ कोड में दे देता है। उसमें जो उसके फायदे हैं वो क्या है कि इजीली मेंटेनेबल है, वो रीयूजेबल है, बार बार यूज कर सकते हैं। अगर मुझे नैप बार 2 दफा चाहिए तो मैं इसको लाइन कॉपी करके 2 दफा कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे हीरो का सेक्शन 2 दफा चाहिए मैं कॉपी करके उसको एक और दफा पेस्ट कर दूंगा। तो ये रीयूजेबल होगा, रीमेंटेबल होगा, इजीली मेंटेबल होगा। अब मैं नैप बार के अंदर ये मुझे लेके चले जाना चाहिए। खैर, यहाँ से हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर आके सिंपल जो है, अच्छा अभी तो स्टेट वगैरह में हमने देखे थे, हुक्स हमने पढ़ेंगे आगे, तो उसके अंदर ये सारे हुक्स हैं, ये यूज इफेक्ट, ये यूज, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उसको करने के लिए यूज होते हैं। तो एक इस तरह की आप लोग देख सकते हैं कि ये ओवरव्यू होता है हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन का, और इस तरह हम अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं। और अब अगर आप थोड़े थोड़े एरर्स करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप इस लेवल के ऊपर आकर एरर्स को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जब एरर्स आया करें तो घबराया नहीं करें, उसको सॉल्व किया करें। ठीक है, ये देखें ऊपर यूज क्लाइंट लिखा हुआ है, ये हमारा आगे जाके अभी हम जो है अपना पेज डॉट टीएसएक्स के अलावा नेपबॉट डॉट टीएसएक्स फाइल बना सकते हैं, लाइक जैसे आपने बनाई है कंपोनेंट्स के अंदर बनाई है ना मैंने, ये देखिए कंपोनेंट्स के अंदर बनाई है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आप डायरेक्ट फाइल भी बना सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डायरेक्ट फाइल बनाकर आप उसके अंदर जो है काम कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये हमारी जो वेबसाइट है ये पूरी की पूरी रिएक्ट के ऊपर है। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है, और इसके अंदर नेक्स्ट जैसे कुछ फीचर्स भी यूज हो गए हैं पेज डॉट टीएसएस के अलावा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को जो है बंद कर देता हूँ। और आई थिंक सो ये मैंने खुद बनाई थी जब मैं सीख रहा था, तो मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था, नेक्स्ट जेएस का ही था, बट इसके अंदर रिएक्ट जेएस मैंने काफ़ी यूज़ की थी। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं फोल्डर चेंज करके जाऊंगा, किस नाम से बनाई है हमने ऊपर, माई ऐप के नाम से ही बनाई है, माई ऐप के नाम से बनाई है। तो इसी फोल्डर के अंदर मैं कॉपी करूंगा नाम, नीचे आऊंगा, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं सीडी लिखूंगा स्पेस वी, इसके अंदर चले जाऊंगा, माई ऐप में आ गया, कोड स्पेस डॉट यहाँ पर करके मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर ओपन कर लूंगा। ओपन करते ही सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, और इसके अलावा जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको मैं ठीक करूंगा यहाँ पर।
ठीक है, बेसिक चीज जो कंटेंट पहले से उन्होंने दिया हुआ था उसको हटाना होता है ग्लोबल डॉट सीएसएस से, हम लोगों को चीज़ों को डिलीट करना होता है। npm run dev, और ये हमारी जो कमांड है ये चलती रहेगी जब तक मैं क्या करता हूँ, डिफ से मैं इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, नीचे तक आकर मैं इसको बंद कर दूंगा, बैक स्पेस करके इसको मैं हटा दूंगा। और ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल सीएसएस के अंदर आऊंगा, कंट्रोल ए करूंगा, सॉरी कंट्रोल ए, बैक स्पेस, सारे का सारा जो हमारा कोड गायब। इसके अंदर आकर सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं एक डिव बना लेता हूँ, h1 की हेडिंग लगाऊंगा, हेलो वर्ल्ड सिंपल मैं यहाँ पर लिख लूंगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक्सटेंशन भी डाउनलोड करवाऊंगा जो एप्लीकेशन रन हो रही है बिना टाइम वेस्ट हैं एसआरसी के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स करते हैं कि हम ऐप फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बट गुड प्रैक्टिस में वो नहीं आता। फिर जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं ना तो हमारे ऐप फोल्डर के अंदर वो फोल्डर्स मैच अप हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहाँ पर बनाया हुआ है, एसआरसी के अंदर बनाया। अभी जो पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों को दिखाया उसके अंदर भी कंपोनेंट्स ऐप फोल्डर से बाहर बने हुए थे। ठीक है, तो मैंने एसआरसी के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बनाया, और मैं क्या करता हूँ इसी के अंदर आकर एक और फोल्डर बना लेता हूँ नेव बार के नाम से। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट फाइल भी बना सकते हैं, बट अभी मैं आप लोगों को सीएसएस बताऊंगा वो एक ही फोल्डर में रहे, फिर जो हमारी फुटर की सीएसएस होगी वो एक ही फोल्डर में रहे, जो हेडर की सीएसएस होगी वो एक ही फोल्डर में रहे। तो मैं इस नेव बार के अंदर आकर एक और फाइल बना लेता हूँ नेव बार की। अच्छा, कंपोनेंट का तो मैंने नेव बार का जो पहला वर्ड है वो देखें मैंने कैपिटल रखा है, अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखें तो नेव बार का जो पहला वर्ड है वो मैंने कैपिटल रखा है। अच्छा, अभी जो मैंने एक्सटेंशन की बात की वो एक्सटेंशन आपको ये फायदा देती है। अभी यहाँ पर देखें मैं एक वर्ड लिखूंगा RAFC, इंटर करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन बनाया। मुझे इसमें लोग हटा दें, बट मेरा देखें काम कितना आसान हो गया, मुझे एक लाइन ही लिखनी पड़ी, ऑटोमेटिकली इसने जो फंक्शन बनाया वो भी नेव बार से बनाया, डिव भी बना दिया और इसको एक्सपोर्ट भी करा दिया। तो ये फीचर अपनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन आती है, एक्सटेंशन का नाम होता है ES7। मैं यहाँ पर आता तो मेरे पास जो है ये देखें थर्ड नंबर पर आ जाएगी आप लोगों के पास एप्लीकेशन ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव के नाम से। इसको आप लोगों ने जो है अपने कंप्यूटर के अंदर, मतलब अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, DSZ नेचडर होगी इससे। ठीक है, बाकी देखिए ये रोड रिगोर से कुछ करके आ रहा है, ई क्यूम्बर के सारा ये सब नहीं किएगा, DZ नेचडर करके आप लोग एक जो है बंदे ने किसी ने बना कर रखी है, इससे आप कर लीजिए। लेकिन 12 मिलियन लोगों ने जो है इसको किया हुआ है पहले से इंस्टॉल अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो कौन सी है, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ठीक है, इस नाम से जो है आप लोगों के पास ये एक्सटेंशन आएगी। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल होने के बाद इसको यहाँ से अनेबल ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट अगर नहीं हो तो अनेबल का ऑप्शन आएगा, अनेबल पे क्लिक करेंगे तो अनेबल हो जाएगी। अभी मैं यहाँ जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारी क्या हो गई, डिसेबल हो गई। मैं अनेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो है अनेबल्ड हो गई और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अनेबल। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। आज मैं इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब मैं यहाँ पर लिखूंगा RAFCE, अच्छा CE जरूर लिखना है, CE लिखेंगे तो वो आपको एक्सपोर्ट भी करा के देगा। ठीक है, मैंने CE लिख दिया तो वो यहाँ पर जो है हमारा ऑटोमेटिकली हमारा एक पूरा का पूरा फंक्शन बनकर रेडी हो गया। रिपीट करें नेव बार के लिए जो किया आपने स्पीड में, अच्छा स्पीड में किया, चले RAFCE। ठीक है, RAFC जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका एक पूरा का पूरा फंक्शन, ये शॉर्टकट है एक तरह से। ठीक है, जैसे एमएट एब्रीविएशन आती है ना, इसी तरह ये शॉर्टकट है। बॉयलर पिट लगाने के लिए हम शिफ्ट 1 क्लिक करते थे, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते थे, इसी तरह यहाँ पर एक फंक्शन बनाने के लिए हम RAFC लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्या लिखना है RAFC सब स्मॉल में, और आपका वो ऑटोमेटिकली बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर नेव बार बनकर रेडी है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको अपने पेज के अंदर आकर यहाँ पर सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले तो मैं इसको लिंक करवाऊंगा। अच्छा, ऊपर वाली जो लाइन है मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, और सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ उसको जल्दी से, इंपोर्ट फ्रॉम, अच्छा इंपोर्ट क्या है, हमने क्या करना, नेव बार फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश। क्यों डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं अगर खाली डॉट स्लैश लगाऊंगा तो मुझे ये इसी फोल्डर के अंदर बताएगा कि भाई आप इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए क्या क्या चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। देखिए ऐप फोल्डर के अंदर रहते हुए आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगा तो मुझे ये बाहर लेके चलेगा। अब मुझे ये सेक्शन इस फोल्डर से बाहर लेके चलेगा, और बाहर जाकर मुझे बता रहा है कि आपके पास ये दो फोल्डर बने हुए हैं SRC के अंदर, ऐप और कॉम्पोनेंट का। तो मैं कॉम्पोनेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, फिर स्लैश लगाऊंगा, फिर स्लैश लगाऊंगा, स्लैश लगाने के बाद मुझे बोलेगा कि भाई कंपोनेंट के अंदर एक नेव बार का फोल्डर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने नेव बार कर लिया, एक और चलाऊंगा तो मुझे यहाँ पर ये नेव बार फिर से देगा। ठीक है, तो मैंने दोबारा से नेव बार कर लिया। ठीक है, 2 बार नेव बार क्यों किया, क्योंकि मेरी जो फाइल का नाम है वो क्या है, नेव बार। ठीक है, नेव बार ही फाइल का नाम, फाइल का भी नाम है, फोल्डर का नाम भी नेव बार है, और फाइल का नाम भी नेव बार ही मैंने यहाँ पर अब रखा है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर इसको लिंक को जो है रेंडर भी करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल नेव बार लिख लूंगा। जल्दी से मैंने इसलिए ऑटोमेटिकली लिख दिया ताकि हमारा काम जल्दी से हो गया, और आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन भी रेडी हो चुकी है, तो एप्लीकेशन को भी मैं यहाँ पर जो है
ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब तक हमारी एप्लीकेशन रेडी हो रही है, हम क्या करते हैं, हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं फुटर के नाम से। ठीक है, फुटर भी बना सकते थे, हेडर भी बना सकते थे, मैंने फुटर बना लिया। इसके अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, फुटर डॉट tsx। एक चीज नोटिस किएगा, मैंने जब दोबारा फुटर बनाया उसका एफ कैपिटल रखा है। तो कंपोनेंट जब भी बनाए तो उसका जो है आप लोग एफ वर्ड मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना है, जो भी आप जिस भी नाम से बनाए। कंपोनेंट और स्मॉल में आता है। और जब भी हम बनाते हैं उस फोल्डर, तो फोल्डर का जो नाम होगा वो हमेशा स्मॉल में आएगा, बट कंपोनेंट के अंदर जब हम बनाते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा। और कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब हमें फोल्डर की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बट राउट जब बनाते हैं तो उसको हमें ऐप फोल्डर के अंदर रहते हुए एक और फोल्डर बनाना होता है उस राउट के नाम से। और राउट के अंदर फिर हम लोग जो भी राउट हमें जिस नाम से बनाना है वो नाम हम रखते हैं फाइल का पेज डॉट टी एस एक्स, मतलब फोल्डर का वो नाम रखते हैं। जैसे अबाउट के नाम से बनाना है तो ऐप के अंदर मैं अबाउट के नाम से फोल्डर बनाऊंगा, उसके बाद उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से ही मैं फोल्डर बनाऊंगा। ये आपका रूल है कि आप जब राउट बनाए तो पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से बनाए। अब देखिए कंपोनेंट के अंदर तो मैंने फुटर डॉट टीएसएक्स के नाम से बना लिया, मुझे अलाउ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं की उसने। बट जब मैं जो है क्या करता, जब मैं एक राउट बनाता तो राउट के अंदर मुझे पेज डॉट टीएसएक्स लाजमी ही लिखना पड़ता है। देखिए कितनी आसानी हो गई, हमें फुटर के नाम से बना बनाया पूरा का पूरा एक फंक्शन मिल गया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, बट उससे पहले आने से पहले मैं फुटर को भी जल्दी से इंपोर्ट करवा लूंगा। इंपोर्ट इंपोर्ट फुटर। देखिए एमिट एब्रीविएशन की वजह से इसने हमें ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ये चीजें जो है दे दी। अच्छा, इसने हमें जो है एट द रेट के साइन से दिए, बट एट द रेट अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, रूट एलिमेंट है वो, उसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अभी मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, और नेव बार हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड से ऊपर ले आते हैं। नेव बार को मैं ऊपर ले जाता हूँ और जो हमारा फुटर होगा उसको हेलो वर्ल्ड के बाद में यहाँ पर कॉल करा लूंगा, मतलब रेंडर करवा लूंगा। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास जो है डिफ के अंदर मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ डिफ के अंदर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो छोटा सा हमारे पास लिखा हुआ नजर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है नेव बार बनाना बनाना स्टार्ट करते हैं। नेव बार क्या होता है, बेसिकली नेव बार के अंदर हमारे पास जो है यूएल होता है, यूएल के अंदर क्या होता है, एल आई होता है। और अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ 3 से, तो हमारे पास जो है जल्दी से ही बनकर आ जाएगा। ये सारा HTML का काम है, मैं बहुत स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन। अबाउट अस, अबाउट, और नीचे आ जाते हैं, इसके बाद मैं इसमें रख देता हूँ प्राइसिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्राइसिंग लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास जो है पेज रिफ्रेश करता हूँ, तीनों चीजें आ गई। अच्छा, अब ये तो हमारा HTML का काम है, अब इसको थोड़ा सा स्टाइल भी करना है। तो जैसा मैं अभी सारे फोल्डर बंद करता हूँ ऊपर से, और अब थोड़ा सा हम CSS को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हम CSS कैसे करते हैं। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ नेवबार वाले फोल्डर में जो हमारे कंपोनेंट बना हुआ है। अब मैंने फोल्डर यहाँ पर इसलिए बनाया है कि जो भी हमारा नेवबार का काम हो वो हमारा इसी फोल्डर के अंदर आए। मैं नेवबार के अंदर आके एक फाइल बनाता हूँ, नेवबार डॉट डॉट सी एस एस। ठीक है, नेवबार डॉट सी एस एस के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल बना ली। और अब इस फाइल के अंदर मैं जो भी स्टाइलिंग करूंगा वो हमारी नेवबार के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, उसको भी देखेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले हम थोड़ी सी स्टाइलिंग इसकी कर लेते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यूएल को, यूएल का जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स करते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को आती हैं, अब आप लोग इतने तो इस काबिल हो चुके हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को आती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग थोड़ी सी दे देते हैं 34 पिक्सल की। और जाकर देखते हैं अपनी एप्लीकेशन में भाई कैसी दिख रही है, पेज रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या किया, CSS लिखी है, बट बताया नहीं है कि भाई आपको यूज कहाँ पर होना है, आपको लगना कहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और ऊपर मैं एक लाइन लिखूंगा, जो हमारी CSS वाली फाइल है उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, Oops, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं इंपोर्ट, इंपोर्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं अभी एक ही फोल्डर के अंदर हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूंगा, इंपोर्ट और अपने डॉट स्लैश नेवबार डॉट CSS। ठीक है, मैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिख कर रख दूंगा। और जब मैं अपनी एप्लीकेशन पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जानी चाहिए। और उम्मीद तो है कि वो हमारी अप्लाई हो जाएगी। अभी तक रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने देते हैं। और जैसे ही देखें रिफ्रेश किया, हमारा डिस्प्ले और पैडिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। थोड़ा सा इसमें गैप भी दे देते हैं। तो गैप देने के लिए मैं क्या करता हूँ, CSS के अंदर ही आकर हमारे पास गैप प्रॉपर्टी आती है, और गैप प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दूंगा। गैप इसको हम दे देते हैं लेटेस्ट से 34 पिक्सल का, अगर बड़ा हुआ तो कम कर लेंगे, ज्यादा गैप आ गया तो हम कम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा हमारे पास गैप आ चुका है, तो हमारा कुछ शक्ल में बनता हुआ भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं
कोई सा भी दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे ग्रे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ग्रे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। पेज रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो है, अच्छा, ग्रे जो हमारा कलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो आज से समझ में आ रही चीजें कैसे होंगी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, अगर मैं फुटर के अंदर आऊं, या फुटर के अंदर नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरा पेज वाला है इसके अंदर आता हूँ, और मुझे यहाँ पर मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड की जगह एक लिस्ट बनानी है, और मैं यहाँ पे यूएल का यूज करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यूएल का यूज करता हूँ। यूएल के अंदर मैं एक एल बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे जो है राशन की लिस्ट है घर पे, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुगर, नीचे मैं लिख देता हूँ एक और, इसी लाइन को कॉपी करूंगा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा राइस, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल, मैंने ये कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पर आऊँ तो आप देखेंगे जो हमारा होम वाला यूआई है उसके ऊपर भी ये स्टाइलिंग लग रही है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये होता है कि हम क्या करें, हम इसको क्लास नेम देकर यूज करें, क्योंकि जो हमारा मेन पेज होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी की सारी स्टाइलिंग आ जाती है। अच्छा, ये काम हम ग्लोबल सीएसएस के अंदर भी कर सकते थे। अभी जो हमने नेवर डॉट सीएसएस किया है ना, ये वाला काम हम किस में कर सकते हैं, ग्लोबल डॉट सीएसएस में भी कर सकते हैं। बट फिर जब सारी फाइल्स का काम इसमें आ जाएगा तो हम ढूंढना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई नैव बार वाला फोल्डर, जो नैव बार का जो काम है वो कहाँ पर है, हमारा फुटर वाला काम है वो कहाँ पर है। अगर मैं इधर से सारा कोड हटा दूं, मतलब कंट्रोल जेड कर दूं, कंट्रोल एक्स कर दूं, और ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर आकर इसको मैं यहाँ पर पुश कर दूं और यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करूं, तो ये जो है हमारा सारा का सारा इधर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अप्लाई हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये होगी कि अब देखिए ये सारा किसका कोड है, ये हमारा है नेफ बार का कोड। अब मैं इसके आगे फुटर का कोड करता हूँ, फिर हेडर का करता हूँ, फिर आगे आगे बहुत सारा कोड करता हूँ, तो वो फिर प्रॉब्लम हमारी आएगी कि ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें नजर नहीं आएंगी, यहाँ पर मिलेंगी नहीं। तो फिर इसी वजह से मैंने नेटबार डॉट सी एस एस करके इसके अंदर मैंने सारा का सारा काम अपना जो है किया है। और अब मैं इसको क्लास देकर इसका जो ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला एरर भी हम सॉल्व करते हैं कि भाई मुझे शुगर और राइस के अंदर ये स्टाइलिंग नहीं चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करें, आप यूएल को आकर क्लास नेम देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास नेम, कुछ भी दे देते हैं, क्लास नेम मैं इसको यहाँ पर फिलहाल के लिए दे देता हूँ नेफ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्लास दे दी नेफ, और मैं यहाँ पर आऊंगा और यूज करूंगा डॉट नेफ। ठीक है, डॉट नेफ मैं यहाँ पर यूज करूंगा, और अब मैं अगर यहाँ पर आऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ और सिर्फ किसमें स्टाइलिंग आई है, हमारे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा नैप बार था उसी के अंदर स्टाइलिंग आई है, और किसी के अंदर स्टाइलिंग नहीं आई। एक और चीज मैं यहाँ पर करता हूँ कि इसका जो लिस्ट स्टाइल है, एल आई के अंदर आकर लिस्ट स्टाइल को मैं नन कर दूंगा, ताकि जो साइड पे ये आ रहे हैं ये भी हमारे चले जाएं। ठीक है, ये जो हमारे आ रहे थे ये भी चले गए। अच्छा, अब आप लोग आगे खुद कर सकते हैं, अब आप लोग जो है इसको लिंकेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिंक लगा दें, आप लोग लिंकेबल बना दें, राउट बना ले होम के नाम से, अबाउट के नाम से, प्राइसिंग के नाम से, सब अब्दुल्ला ने बनाए हैं, और इस तरह आप लोग इसको इजिली कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टाइलिंग अब आप लोगों के ऊपर है, करना आ गया। स्टेप दोबारा रिपीट कर दूं, समझ में आ रहा है अभी तक सारा? मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आप लोगों को आती हैं। आने से मुराद के अभी तक हमने सीएसएस का काम किया थोड़ा सा, और लिंक किया आपस में, इंपोर्ट करवाया डायरेक्ट डॉट स्लैश नेवबार डॉट सी एस, पूरी फाइल का नाम लिखा है, और उसके बाद सिंपल एक क्लास नेम दिया। इस बार आपको एरर कहाँ पर आ रहा था, आप जो कह रहे थे कि एरर आ रहा है, वो एरर आपका कहाँ पर आ रहा था? मैं क्लास दे रही थी ना, तो फिर वो वहां पे जो पेज रिफ्रेश हो रहा था तो वहां पे आ रहा था एरर। अच्छा, आप खरीद सिर्फ क्लास लिख रही थी, नेम नहीं लिख रही थी आगे? नहीं नहीं, क्लास का नेम भी लिख रही थी, जाहिर है। नहीं नहीं, ये वाला, लेकिन ये वाला जो सिंटैक्स है ये सही लिख रही थी? जी, ये सिंटेक्स सही लिखा था मैंने, लेकिन वहां पे एरर आ रहा था ओके, कि तो क्लास पे आप अप्लाई नहीं कर सकती, इस तरह से कुछ। मैंने शायद आपको भेजा भी था। चले मैं वो देख लूंगा, लेकिन अब देख लिया आपने, इस तरह जो है हम इसको क्लास देते हैं सीएसएस के अंदर, जो है जिस तरह हम लोग करते हैं सिंपल क्लास का नेम, और इस तरह फिर हम उसको कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक मुझे है, एक सीएसएस के चीज अंदर हम थोड़ा क्या सा करते बता। हैं? जी। ग्लोबल डॉट सी एस एस और इसमें जो आपने ये यूज की है, जैसा नैववार के लिए, तो हम्म हम ग्लोबल के जरिए तो कर ही सकते हैं, हम्म तो हम्म। क्यों हम फिर ये करें? हाँ, इसी का फायदा बताने, देखिए अब जो नैव बार का हमारी स्टाइलिंग थी वो सारी नैव बार के अंदर रह जाएगी। अब हम फुटर के लिए एक अलग से जो है, फुटर के अंदर फुटर डॉट सी एस एस के नाम से बना लेंगे। फुटर की जितनी स्टाइलिंग होगी वो हम लोगों को जो है फुटर के अंदर से जाकर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं सारा का सारा स्टाइलिंग का काम ग्लोबल डॉट सी एस एस में कर लेता, बट जब मेरी एप्लीकेशन बनकर तैयार होती तो मुझे होता कि यार मेरे जो वहां पे भी बैकग्राउंड हमें कलर आ रहा है। स्टाइल करते हुए फुटर लिखना है, यहाँ पे भी हमें स्टाइल करते हुए फुटर लिखना है। जैसा फुटर के फोल्डर के अंदर भी अगर हम स्टाइल कर रहे हैं तो वही लिखेंगे ना, हम्म, फुटर, और फिर तो इसी तरह ग्लोबल डॉट सीएसएस में भी फुटर और कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। तो नहीं लिखना नहीं, तो हमें फुटर और दोनों कर्ली जगह ब्रेसेस ही। नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्ट सारा कोड फिर यहाँ पर आ जाएगा। मेरे जो कहने का मकसद है, यहाँ पर हम चंक में काम कर रहे हैं। जो हमारा फुटर का काम है वो अलग है, जो हमारा नैवबार का काम है वो अलग है, हेडर का काम अलग होगा। ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर सारा का सारा एक ही फोल्डर में आ जाएगा।
सारी स्टाइलिंग, सारे नेव बार की स्टाइलिंग, फुटर की स्टाइलिंग, हेडर की स्टाइलिंग, सारी इसी में आ जाएगी। तो फिर वो रीयूजेबिलिटी कम हो जाएगी, उसको मेंटेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इस वजह से हम अलग अलग फोल्डर बनाकर यूज कर रहे हैं। जैसे नैप बार के अंदर हमने जो है नैप बार डॉट सी एस एस बना लिया, फुटर के अंदर फुटर डॉट सी एस एस बना लिया। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पर कोड करते हैं। यहाँ पर हम फुटर का कोई फोल्डर वगैरह थोड़ी बनाते हैं इसके अंदर आके, हम डायरेक्ट काम करते हैं। नहीं, फोल्डर नहीं बनाते, स्टाइलिंग करते हुए तो दिखना पड़ेगा ना, मैं ये कह रही हूँ। तो हाँ वो ज्यादा लिखना पड़ेगा। कन्वीनियंट नहीं है? देखें ग्लोबल आपको डॉट अगर, सीएसएस अगर आपको ये लग रहा मतलब है कि इसमें किस कन्वीनियंट है, जैसे यहाँ पे? मिसाल के तौर पे आपने ये नैप बार का पूरा कोड यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट मतलब इसके अंदर कर लिया, उसके बाद इसी फोल्डर के अंदर आप फुटर का कोड कर लें, इसी फोल्डर के अंदर आप हेडर का भी कोड कर लें, इसी फोल्डर के अंदर फिर आप अपना हीरो सेक्शन बनाएंगी, मेन सेक्शन बनाएंगी, सारे सेक्शन का जो है इसके अंदर आपके पास कोड आ गया, सारा का सारा सीएसएस का। ठीक है, अब आपके पास जो है आपको कुछ चेंजेस करनी है उसके अंदर, तो आपको इस फाइल के अंदर आके उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है फुटर का जो एल आई है उसका मुझे कलर चेंज करना है। तो फुटर का एल आई ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से अलग अलग चंक ऑफ कोड हम काम करते हैं कि भाई इजीली मिंटेबल हो जाए वो, और इसके साथ साथ हम इजीली उसको यूज कर सकें। तो ये फाइल ढूंढने से तो बेहतर है कि हम एक पेज पर ही ढूंढ लें। हाँ अगर इसमें आपको, हाँ अगर फाइल ढूंढने में प्रॉब्लम है तो आप एक पेज पे कर लें, वो इट्स अप टू यू। हाँ आप ये कर सकते हैं, आप कमेंट्स लगा के काम कर लें, आप जो है कमेंट्स करके यूज जी। कर लें, डबल स्लैश नहीं आता इसमें। ठीक है, तो आप इधर जो है कमेंट लगा के काम कर लें, आपके ऊपर है ये। लेकिन ये तरीका मैंने इसलिए बताया, ये तो तरीका सिर्फ इसलिए अभी जब तक हम टेलमेंट सीएसएस नहीं पढ़ रहे। टेलमेंट सीएसएस पढ़ लेंगे तो बस फिर तो काम ही खत्म सारी चीजों का। फिर तो डायरेक्ट हम आकर यहाँ पर हम जो है जैसे डिफ के अंदर हम क्लास नेम देंगे, क्लास नेम देने के बाद हम उसको यहीं पर हम कलर दे देंगे कुछ भी, और डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं से फिर हमारा जो है वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें दूसरी फाइलों में जाने का, फाइलों में ढूंढने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। बट जब तक हम टेलमेंट सीएसएस नहीं पढ़ते, स्टाइलिंग के लिए आप लोगों को सीएसएस पता होनी चाहिए कि कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक अच्छा, है, यहाँ तो पे अब क्लास नेम लिखा है आपने पूरा, तो हाँ वैसे क्लास तो नेम हम यही नहीं मैं आपको लिखते कह थे रहा था ना। कि क्लास लिखते हैं, यही जी। मैं आपको बता रहा था कि जी, आपने क्या किया होगा, आपने सिर्फ क्लास मैंने लिखा सिर्फ होगा, हमने क्लास यहाँ पर लिखी होगी, क्लास ऐसा नेम मैं लिखा समझी है। आप क्लास नेम हाँ पीपल पूछ रहे थे, मैंने वो नहीं लिखा नहीं था। नहीं नहीं, मैं नेम का ही पूछ रहा था। ठीक जी है, तो वही समझ। एरर होगा आपका। तो क्लास नेम इज इक्वल टू हम नेफ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, जब तक अच्छा जब तक हम पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट नहीं बना लेते, पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट का मतलब ये होता है कि हम जो है जब तक एक ऐसी वेबसाइट जो प्रोफेशनल यूआई के ऊपर काम कर रही हो, मतलब कि एक फंक्शनल यूआई हो। अभी यूएक्स की बात नहीं कर रहे, यूजर इंटरफेस की हम सिर्फ बात करें, यूआई की। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग। दो चीजें होती हैं, यूआई यूएक्स को समझना भी जरूरी है, मैं नोटपैड पे भी लिख लेता हूँ। ये चीजें भी पता होनी चाहिए आप लोगों को, बल्कि पता क्या, लाजमी पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आप यूआई यूएक्स लिखा हुआ होता है, थोड़ा सा उसको समझना है। यूआई यूएक्स होता क्या है, अभी सिर्फ यूआई को समझेंगे, उसके बाद फिर यूजर एक्सपीरियंस को भी हम आगे समझेंगे। अच्छा, यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस, यूएक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, यूआई क्या कहता है, यूआई कहता है कि भाई आपका जो यूजर इंटरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। यूजर इंटरफेस, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, जैसे अभी हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई है, तो ये ऐसी होनी चाहिए कि यूजर को देखते ही एक इंटरेक्टिव लगे। यूजर इंटरफेस प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर जो है हम होम पर क्लिक करें वो होम पर इजीली जा रहा है, पेज रिफ्रेश हुए बगैर, आपका जो कार्ड बनाया हुआ है उसके अंदर एनिमेशन आ रही हो, उसके अंदर जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हो, उसके अंदर आपने जो है ऐसी कलर्स के कॉम्बिनेशन ऐसा यूज किया हुआ है कि यूजर जब भी उसको देख रहा है तो आंखों को एक अच्छा लगता है। एक ह्यूमन का नेचर होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि जो है एक हमारा ह्यूमन का नेचर होता है कि उसको एकदम से जो चीज देखने को मिलती है वो उसको क्या, कौन से कलर जो है अट्रैक्टिव लगते हैं, कौन से कलर कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं, कलर्स को कैसे पिक करना है, कौन सा कलर कहाँ पर यूज करना है, ये सारी चीजें हम आगे स्टाइलिंग जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तेलवेंट सीसस में, शेड्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी यूजर इंटरफेस हम समझ रहे हैं, तो यूजर इंटरफेस हमारा ये सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है कि यूजर का जो इंटरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। इंटरफेस बेसिकली उसी को कहते हैं जो आपके सामने विंडो शो होती है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस मुराद ये है कि यूजर जब इंटरफेस से आकर कंबाइन होता है, दोनों कनेक्ट होते हैं और काम करते हैं, मतलब उसके ऊपर आकर, जैसे मैं यहाँ पर कोई न्यू वेबसाइट खोलता हूँ, मैंने यहाँ पर जेमिनाई खोला, तो जेमिनाई के ऊपर हमारा ये सबसे पहले जो हमारा इंटरफेस नजर आ रहा है हमें देखने को, ये क्या है, यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। अब जो ये हमारे सामने आ रहा है, ये देखें, ये हमारी एनिमेशन है, जैसे होवर हो रहा है तो इसका जो है कलर चेंज हो रहा है, इस तरफ जैसे इस पे जा रहा हूँ तो हमारा जो माउस है वो कर्सर जो है कर्सर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर इसकी कलर देखें कैसी कलर कॉम्बिनेशन है,
जेमिनी एक बटन खुद दिया हुआ है, ये देखें इसके ऊपर जैसे आ रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी क्या चीज है, ये हमारा एक यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस हमेशा जो है आप लोगों को अट्रैक्टिव बनाना होता है, और वो कैसे आप लोग बनाते हैं, वो आप लोग अपनी सीएसएस की स्किल्स का यूज करके यूजर इंटरफेस को बनाते हैं। तो पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक आप लोग उतने काबिल नहीं हो जाते, उसका मतलब यह है कि यूजर इंटरफेस आप लोगों को यूआई यूएक्स प्रॉपर पता बनानी आ जानी चाहिए उस टाइम तक। ठीक है। तो पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि जितनी चीजें मैंने बताई, कलर कॉम्बिनेशन, एनिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जो है होवर इफेक्ट्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है किसके अंदर आ जाती हैं, पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट के अंदर आ जाती हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड वेबसाइट। ठीक है। जब आप लोग पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बना लेंगे, आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर, प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है आगे थोड़ी सी उसकी यूजर यूआई यूएक्स के ऊपर काम करेंगे, यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, आज का जो टास्क है वो टास्क सुन ले, बल्कि आज टास्क मैं आप लोगों को नहीं देता, टास्क आप लोगों को संडे को दूंगा, ताकि आप लोगों के पास आगे 4 डेज हो उसको बनाने के लिए। और हो सकता है इस वीक आप लोगों को पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाने को ही दी जाए। कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हमारा जो लेआउट का टॉपिक है, जो लेआउट की फाइल कब से हमारे साथ घूम रही है, ये क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसको थोड़ा समझेंगे कि ये सारी चीजें क्या चल रही हैं, क्या है ये। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है डिटेल में जाकर देखेंगे, मेटा डेटा क्या है हमारे पास, रिएक्ट नोट क्या है, ये सारे चिल्ड्रन क्या है, ये हमारे पास सारी चीजें क्या है, इसको हम लोग जो है बहुत डिटेल में कल वाली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इनशाला जब हम लोग ये सारी कवर कर लेंगे, जब हम खुद अपने लेआउट्स बनाना सीख लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट का टास्क मिलेगा, और वो आप लोगों का एक समझ लें कि उसके भी मार्क्स फाइनल में ऐड होंगे, और वो एक प्रॉपर आप लोगों का असाइनमेंट होगा। तो वो आप लोगों को जितना अच्छा बना सकते हैं उसको आप लोगों ने फिर बनाना होगा। तो 1 मिनट रहता है हमारी क्लास खत्म होने में, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, फिर हम क्लास को जो है एंड करते हैं। जी, किसी कोई सवाल? नो। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।